बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसंगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर नियाज़ी साहब मौजूद है। नियाज़ी साहब, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हम नियाज़ी साहब से चंद सवालात करेंगे। नियाज़ी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि मीडिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्न कर रहा था, हुकूमत की तरफ से भी ये धमकी दी जा रही थी कि हुकूमत क्रैकडाउन करे ऐसे एहतजाज के अंदर, तो फिर क्यों आप डी चौक पहुंच गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखिए, आपने बात की है क्रैकडाउन की। एक एहतजाज था, अवामी एहतजाज था। और क्यों था एहतजाज कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी किया गया, मैंडेट की वापसी नहीं हुई, उसके लिए हमने इलेक्शन पिटीशन दायर की। 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया। इलेक्शन एक्ट आपका कहता है कि उनका फैसला होना था, पर नहीं हुआ। उसके लिए आवाज उठाई। फिर एक जाली मैंडेट से आई हुई पार्लियामेंट ने अदलिया को अपने ताबे कर लिया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। और आपने खुद देखा कि किस तरह से पैसा चला, वोट खरीदे गए। तो उस चीज के एहतजाज के लिए, और जो आपके 9 मई के वर्कर्स आज तक गिरफ्तार हैं, कैदो बंद की सोबतें काट रहे हैं, उनके लिए खान साहब ने आवाज उठाई। 3 पॉइंट एजेंडा पे लोग निकले और पुरअमन निकले। और उनका मकसद क्या था कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। ठीक है। अब देखें, एक क्रैकडाउन होना, वर्कर का गिरफ्तार होना एक और चीज है, मगर निहत्ते शहरियों पे सीधी गोलियां चलाना, एक कत्ले आम करना कि डी चौक को आप डेथ चौक बना दें, ठीक है, ये किस मुहज़्ज़ब माशरे में होता है? मुहज़्ज़ब माशरे के तो दूर की बात, मतलब ये जंग की सूरतों में भी इस तरह का नहीं होता जो हालात किए गए। कि सामने वालों के पास तो मतलब क्या मैक्सिमम आप क्या फुटेजेस में गुलैल दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। आपने उन्हें सीधे गोलियां बरसाई। और ये नून लीग ने जो खून की होली खेली, उसका कौन जिम्मेदार है? सर, एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो बिलावल साहब ने ट्रेन मार्च किए थे उधर से, सिंध से। फिर मौलाना साहब ने भी धरना दिया था। मरियम नवाज साहिबा ने उसके अंदर भी शमूलियत की। तो आप लोगों ने उन पे कोई न शिलिंग की थी, गोलियां भी नहीं बरसाई गई थी, आपके साथ क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये सोच का फर्क है। देखें, सोच की अक्कासी करता है जो बंदा मैंडेट लेके आता है। इमरान खान तो अवामी मैंडेट के साथ आए थे, इसलिए हौसला बढ़ा था। उन्होंने बिलावल को खुले मार्च करने दिया। मौलाना फजल रहमान का आपने नाम लिया, तो ये मौलवी हजरात आपने जो है ना F9 पार्क और इर्द गिर्द झूलों पे झूले लेते हुए आपने देखा ना, खुली आजादी थी, जिधर मर्जी फिरते रहे, जिधर मर्जी उन्होंने कैंप लगाए, किसी ने कोई नहीं रोका। ठीक है, मगर तहरीक इंसाफ के लिए आपने एक जबर की फजा बनाई गई। आपने शुरू से डराना शुरू किया। ठीक है, मगर ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि निहत्ते शहरियों पे उनके अपने बंदे जो है ना गोलियां चलाएंगे। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? सर, ये जो शहादतें हो गई है, एक तक तो ये है, हकीकत है। मीडिया डिनाई कर रहा है, हुकूमत भी डिनाई कर रही है। इसके बारे में कंफ्यूजन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक कंफ्यूजन है। बाज लोग कहते हैं कि 12 है, बाज लोग कहते हैं कि 278 है। लतीफ कोसा साहब फरमा रहा था। बाज लोगों के मुताबिक ये 1000 से ज्यादा है, और गैर रस्मी मीडिया के मुताबिक भी 1000 से ज्यादा है। तो आपकी मालूमात क्या है? बुनियादी तौर पे जो आप शहादतों की फिगर अभी सामने आए हैं ना, जनाजे उन लोगों के हुए हैं जिनकी शहादतें दिन के वक्त हुई है। मतलब ये 4 बजे के करीब से लेके जो लोग शहीद हुए, उन लोगों की जो है ना मैयतें उनके वर्सा के हवाले की। बाकी को तो डाटा हुकूमत ने गायब कर दिया। ठीक है ना, मुर्दा खानों में लोगों ने खुद वो लाशें देखी हैं। ठीक है, वो किधर गई हैं? देखिए, अब आज का दौर है, आप वक्ती तौर पे छुपा लेंगे 1 महीने 2 महीने, ये फिक्र किसी ना किसी वक्त आना है। देखिए, अगर लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था, आपने H9 कब्रिस्तान में जो है ना दफना दिए लोगों को, तो बात है लोगों को तो आपने कहीं ना कहीं दफनाना है। आज नहीं तो कल ये पता चलेगा, और ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है जिसकी ये हुकूमत पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, और इन्हें इसका पूरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, केपी में गवर्नर राज की तैयारी शुरू है। गवर्नर मिल रहा है मुख्तलिफ लोगों के साथ। अगर केपी में गवर्नर राज लग जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में इजाफा मजीद हो सकता है। क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, गवर्नर राज लगाना तो बहुत बड़ी हमाकत होगी। गवर्नर राज से क्या होगा? देखिए, पार्लियामेंट ने तो रहना है, पार्लियामेंट के इजलास भी उसी तरह से होंगे। हुकूमत वक्त पे जो तनकीद है वो भी भरपूर होगी, तो उसका हल नहीं है। बल्कि आप क्या करेंगे कि एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर पे डाल देंगे जिसके अपने पैर नहीं है। और एक ऐसा सूबा जिसमें मैं कहूँगा इस वक्त
جو دہشت گردی عروج پہ ہے تو اس کو کون سنبھالے گا کرے گا. آج یہ تحریک انصاف کی جماعت ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی لہر تھمی ہوئی ہے. اگر آپ آج پولیٹیکل فورسز کو بیچ میں سے نکال دیں گے, پچھلی دفعہ دیکھیں اگر علی امین گرینڈ جرگہ نہ کرتا تو کیا حالات کنٹرول میں ہوتے. ٹھیک ہے, آپ نے تو تحریک انصاف والوں پہ گولیاں چلا دی, آپ نے ہر طرح کی جو ہے نا ایون فوج کو طلب کر لیا, مگر جو پارا چنار میں ہوا اس کے لیے تو آپ نے فوج طلب نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لولے لنگڑے گورنر کے ذریعے آپ اس صوبے کو چلا لیں گے؟ یہ چل ہی نہیں سکتا معاملہ. سر اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ اچھا, تحریک انصاف تو بھی اپنی اسٹریٹجی ڈسکس کرے گی تو بندہ بہتر بتا سکتا ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ٹائم ہے کہ ہمیں ابھی اپنے شہداء کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے. ایک بہت بڑا سانحہ ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی بہت سارے لوگ آپ کو اس لیے سامنے نہیں نظر آ رہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ غائب ہوئے ہوئے ہیں. تو جب 5-10 دن گزر گئے تو ابھی تو ان کا شور اٹھنا ہے. تو ان سارے لوگوں کو سنبھالیں, پہلے اپنی فورسز کو گیدر کریں, پھر پولیٹیکل لوگوں کو دوبارہ سے آگے کریں, وہ اپنے حلقوں کو ایکٹیویٹ کریں, اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی موو بنے گی جس کو کوئی بھی سسٹین نہیں کر سکے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, اس حامد رضا صاحب نے بھی دیا ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں استعفوں؟ اچھا دیکھیں, استعفے تو دینا ان کا ذاتی فعل ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا تنظیمی اکھاڑ پچھاڑ ضرور ہونی چاہیے. اوور آل جو ورکر کیڈر میں سے بھی آپ لوگوں کو اوپر لیں اور براڈ بیس کنسنسس کے ساتھ ایک تنظیم کو فل فور کھڑا کریں. اگر نہیں کریں گے تو جس طرح کے مسائل اس وقت تحریک انصاف فیس کر رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ورکر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ سر.